जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल का नाम क्या है आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर से आज उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी चीज़ें कल हमने बात कर ली थी। हमने शुरुआत किसकी की थी, तो हम बात करें दिल्ली सल्तनत में। देखिए जो नए नए साथी हमारे जुड़ेंगे, जुड़ना तो है ही है, आज नहीं तो कल अगर चीज़ें लोगों को पसंद में आएंगी तो फिर काफिला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। कारवां, काफिला नहीं है ये, कारवां है ये, क्योंकि एक लंबे सफ़र की शुरुआत करनी है हमें, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, धीरे धीरे चलकर ही आगे तक होगी। तो चलिए बात करते हैं आज तुगलक वंश की। हम देखिए बात करें दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में हम बात कर रहे हैं किसकी, तुगलक वंश की। दिल्ली सल्तनत का तीसरा जो वंश होता है तुगलक वंश, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो आपको चीज़ें डाउट हो आप पढ़ने के बाद पूछिएगा, है ना। कोई चीज़ अगर रह जाती है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी छानबीन की जाएगी, उसको भी ढूंढा जाएगा, बताया जाएगा आपको। तो चलिए ठीक है। इसके पहले हम किसकी बात कर चुके हैं, गुलाम वंश की बात कर चुके हैं और खिलजी वंश की बात कर चुके हैं। इन दो जो वंश की हम बात कर चुके हैं, इनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर इनकी भी बात हम करेंगे, जो भी चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज किसकी, तुगलक वंश की, ठीक है। और जहाँ तक हमें याद है इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं की थी। हाँ, चीज़ें समझी थी लेकिन बोर्ड पे लिखना बाकी था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ हम बताएं और बोर्ड पे ना लिखें, है ना। क्योंकि आप इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं जिन साथियों को लगता है कि हाँ चीज़ें हैं बनाने लायक की। देखिए अधिकतर जगहों पर आपको वन लाइनर चीज़ें मिलेंगी ना, इस तरह की चीज़ें बहुत बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और अगर आप हमारी बात मन मानिएगा, आप दूसरी जगह से चीज़ों को मिलाकर देखिएगा, आपको अंतर जरूर समझ में आएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश, तुगलक सर्वप्रथम हमने बात की थी कि तुगलक कौन है ना। तुगलक का अर्थ क्या होता है, तुगलक मतलब कैराना तुर्क। कैराना तुर्क किसे बोलते हैं, कैराना तुर्क को हम लोग मिश्रित तुर्क भी बोलते हैं। मिश्रित तुर्क बोलने का मतलब क्या होता है, जिसकी माता हिंदू हो और पिता क्या हो, मुस्लिम हो, वह कह रहेगा कैराना तुर्क। तो चलिए कल जैसे हिंदू माता से उत्पन्न प्रथम शासक कौन सा था, तो वह आ जाएगा खिलजी वंश में। किस वंश में था, तो खिलजी वंश में था। शासक का नाम क्या था, तो खुसरो शाह था। ये आप सब चीज़ें पुरानी क्लासों में हमारी पढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा हम लोग चीज़ों का रिवीजन करते रहे, इसी तरह बीच बीच में जो क्वेश्चन याद आते रहेंगे उनकी हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं तुगलक वंश की। इसका संस्थापक कौन होता है, संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। जैसे गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होता है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, सभी लोगों को पता होंगी। तो गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक होता है। 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। कितना, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। देखिए राइटिंग के लिए थोड़ा माफी चाहेंगे जो नए लोग होंगे, और राइटिंग की आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी चीज़ लिखेंगे पहले उसको बोल देंगे, तब आप समझ के आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक। शासनकाल दो वंशों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला खिलजी वंश, दूसरा इनका तुगलक वंश का। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला, लगभग 94 वर्षों तक किस राजवंश ने शासन किया, तो सबसे ज़्यादा कौन शासन करता है, तुगलक। दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा राज कौन करता है, तो तुगलक करते हैं। और यहीं पर अगर जैसे हमारा पूछा जाएगा सबसे कम कौन करता है, तो सबसे कम कौन करता है, खिलजी वंश। 30 साल तक का उनका मात्र शासनकाल होता है, ठीक है। तो इसका संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा समय लगेगा, पुरानी चीज़ों को एक बार रिवीजन करते हैं, फिर जो भी चीज़ें हमारी रह गई थी उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। इसके शायद हमने इसको दक्षिण भारत के अभियान जो है पूरी बात कर ली थी, और वहीं से चीज़ों को लिखना था। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं, 2 मिनट का काम है ये सब, तो 2 मिनट का समय दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होता है, या इसी का नाम होता है मलिक तुगलक या गाजी मलिक। सुल्तान बनने से पहले दीपालपुर का सूबेदार होता है। कैसे सुल्तान बनता है, तो खुसरो शाह की हत्या करके। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है, खुसरो शाह। जिस उपाधि कौन सी धारण करता है खुसरो शाह, तो पैगंबर का सेनापति या खलीफा का सेनापति, ये चीज़ें उसकी उपाधि थी। पिछली क्लास में ये सब बातें हम कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। दीपालपुर का सूबेदार था, यह अंगरक्षक था, वो भी कह सकते हैं आप। ये पूछा जाएगा कि जैसे गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था, तो कहाँ का सूबेदार था, क्या नाम था उसका, दीपालपुर का सूबेदार था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, काफ़ी सारी चीज़ें इसने नई नई की। जैसे हमने बताया कि इसने दिल्ली के ही समीप तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की, और उसी को अपनी राजधानी बनाता है तुगलक। उसके बाद हमने कई सारी बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी किसकी, सबसे ज़्यादा जैसे इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण होते हैं। मंगोलों के विरुद्ध इसने जो है बलबन होता है, लौह रक्त की नीति अपनाता है, मार काट की नीति अपनाता है ये मंगोलों के खिलाफ, और 29 बार आक्रमण करते हैं इसके ऊपर मंगोल, और 29 के 29 बार पराजित हो जाते हैं। कौन, मंगोल। 29 बार आक्रमण करते हैं और पराजित होते हैं मंगोल।
विजयी रहता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इनको हराने में हुडों की भी जात होती है, उनको उनके खिलाफ भी ये बहुत ज़्यादा मार काट करता है। उसके बाद यहीं पर इसने, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किस राजवंश में हुए? तो तुगलक वंश। किस राजा के शासनकाल में हुए? तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए संस्थापक लिख लीजिएगा यहाँ पर। क्या? संस्थापक। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक है। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं हम। चीजें दिख रही हैं आपको? जी जी ठीक है। 29 बार आक्रमण हुए हैं मंगोलों के इसके शासनकाल में, और यह विजय रहता है 29 बार में। इन जब देखिए सारे युद्ध या जीतने के बाद यह उपाधि धारण करता है गाजी की। ठीक है, गाजी की इसने उपाधि धारण की। गाजी का मतलब समझिएगा, गाजी की उपाधि वह राजा धारण करता है जो सभी युद्धों में विजय रहता है, पराजित नहीं होता है, वह गाजी की उपाधि धारण करता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की कौन होता है? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसने 29 बार किसको पराजित किया? मंगोलों को। इनको पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद इसके हमने अभियानों की बात की थी, इसके दक्षिण भारत के जो अभियान करते हैं, दक्षिण भारत वाला एरिया आप समझ रहे हैं? एक मिनट जरूर सुनिएगा। चलिए बात करते हैं किसके? इसके हमने बात की थी इसके दक्षिण भारत अभियानों की। ठीक है, ये समझिएगा जरा सा। उतना अच्छा तो मैप आर्ट हमारी है नहीं, हालांकि बीए में आर्ट ले रखे हैं हम, लेकिन उतना अच्छा है नहीं। तो समझिएगा ये हमारा भारत का ये दक्षिण वाला एरिया है ना। अब इस मैप में आपको दिखेगा नहीं चीज़ें, नहीं हम दिखा सकते हैं। कहाँ पे है भाई? तेलंगाना। ये तेलंगाना में ही इसने कहाँ पर आक्रमण किया था? वारंगल में। तेलंगाना कहाँ पर स्थित है? तो इसने वारंगल में, यहाँ पे आप समझिएगा, ये यहाँ पे वारंगल में। ठीक है, कहाँ पर? वारंगल। और तमिलनाडु में स्थित है मदुरै। कौन? मदुरै। मदुरै। इन दो जगहों पर इसने आक्रमण किया। और आक्रमण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है जोना खां। याद रखिएगा, इसका पुत्र होता है कौन? इन दोनों जगहों पर किसने आक्रमण किया? तो याद रखिएगा, जोना खां। क्या नाम है इसका? जोना खां। ठीक है, ये है जोना खां, ये जोना खां है भाई। ठीक है, ये आप किसका पुत्र था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। बाद में आगे चलकर यही बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, उन दोनों जो जगहों पर इसने आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें फिर से बता रहे हैं लेकिन समझिएगा आप ध्यान से। इन दोनों जगहों पर इसने आक्रमण किया। मदुरै को अभी तक याद रखेगा, मदुरै दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं था या उसका हिस्सा नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? यह मदुरै को जीत लेगा पूरी तरीके से। क्योंकि अभी तक जब थोड़ा सा पीछे चलिएगा खिलजी वंश में, जब हम चलते हैं, जब मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया। चलिए कोई साथी हमारा ये बताएगा कि मदुरै में किसका शासन था? शासन मतलब कहाँ पर, मतलब मदुरै में किन वंश का शासक था, किस वंश का शासक था? तो अभी तो चीज़ें ऑनलाइन है नहीं, है ना। अब ना आप हमें देख सकते हैं ना हम आपको, कमेंट वगैरह भी नहीं आते हैं किसी के। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो बात की बातें हैं। तो मदुरै पर आक्रमण होता है पांडे वंश का। वीर पांडे और सुंदर पांडे दो भाई होते हैं, दोनों में आपसी मतभेद चलता रहता है। तो शायद सुंदर पांडे ने कॉल कर दिया था किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो उसने किसको भेजा था? काफूर को। लेकिन जब काफूर आता है तो यहाँ से वीर पांडे भाग जाता है ना। यहाँ पर शासन स्थापित कब्जे में नहीं ले पाता है मदुरै को। कौन? मलिक काफूर। उसके बाद अब यहीं से जोना खां जो है मदुरै पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। लगभग लगभग पूरे दक्षिण भारत पर इसका कब्जा हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक विजयी रहता है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? यहाँ पर मदुरै में अधिकार कर लिया, जीत लिया, और यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गया अब मदुरै। ठीक है, तुगलक वंश से। उसके बाद इसने वारंगल को जीता, और याद रखिएगा इसका जो नाम बदलकर इसने रख दिया था सुल्तानपुर। ठीक है, वारंगल का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सुल्तानपुर इसने कौन कर दिया था? जोना खां ने। तो ये दो चीज़ें जोना खां ने जीती। उसके बाद यह स्वयं अभियान पर जाता है, और इसका अंतिम अभियान होता है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। जो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सारी पढ़ेंगे ना, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब है नहीं हमारा, क्योंकि इसमें तो कई सारी किद्वंतियाँ मिलेंगी आपको, और कहानी के तरीके पढ़ना है तो हम 4-5 दिन आपको यही सब बताते रहेंगे ना, आप सुनते रहिएगा। ऐसा करना नहीं है भाई, हमें पेपर देना है और एक पेपर निकाल के नौकरी लेनी, बस कोई भी मिल जाए, है ना। तो चलिए, गयासुद्दीन तुगलक इसका अंतिम जो अभियान होता है, दक्षिण भारत के अभियानों की बात करें इसको समझिएगा। इसका अंतिम अभियान होता है ये इधर बंगाल वाले एरिए में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसका अंतिम अभियान होता है, और यहाँ पर शासक
कौन होता है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का शासक होता है बुकरा खां। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शासक कौन होता है? बुकरा खां। बलबन का पुत्र होता है बुकरा खां, खुद को स्वतंत्र घोषित करता है और वहीं पर आक्रमण कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक, और इसको मार देता है। और यहीं पर इसने उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इन दोनों चीज़ों पर इसने विजय प्राप्त की थी और काफ़ी सारी चीज़ें इसने जीती थी। ठीक है, उसके बाद जब यह पश्चिम बंगाल वाले अभियान से वापस आ रहा था, ये सारे सेनापति लेके, बहुत सारे सैनिकों के साथ विजय अभियान करके वापस आ रहा था, तब इसने क्या किया? एक फरमान जारी करता है। एक कह सकते हैं निजामुद्दीन औलिया के लिए इसने एक संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। क्या कहा? मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं, यह कहा। और उसी भाषा में निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? इधर से पत्र एक भिजवाया, है ना। बहुत ज़्यादा डाक व्यवस्था का संस्थापक मानना है, संपूर्ण संस्थापक, पूर्ण संस्थापक माना जाता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक डाक व्यवस्था का, क्योंकि इसी के समय में डाक व्यवस्था का बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। क्योंकि पहले मान लीजिए यहाँ से भेजा गया पत्र यहाँ तक पहुँच रहा है बहुत ही देर में, कोई मतलब नहीं होता था। तो ठीक है, इसने पत्र भेजा निजामुद्दीन औलिया के लिए और इधर से निजामुद्दीन औलिया ने वापस किया। क्या कहा? कि जब इसने कहा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, तो इधर निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया से इसने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया से यह द्वेष रखता है, ज़्यादा पसंद नहीं करता निजामुद्दीन औलिया को। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि इसका जो भी पुत्र था जोना खां, इस पर इसका शिष्य बन गया था निजामुद्दीन औलिया का। और निजामुद्दीन औलिया को भाई उसका बेटा है, अब आप उसको चिश्ती संप्रदाय के संत थे निजामुद्दीन औलिया जी, अब उसको बाबा बनाए दे रहे हैं। ये राजा है, अब उसका बेटा बाबा बन जाएगा तो कैसे चलेगा? है आप अपने बेटे को बाबा बनाएंगे? नहीं ना। तो फिर क्या हुआ? उधर से निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरम अस्ते, कुछ संस्कृत में ऐसे उसने शब्द कहा था, लेकिन ये याद रखेगा हुजूर दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने भाई अपने बचने का प्रयास किया, क्योंकि अगर सुल्तान यहाँ पहुँचता है तो निजामुद्दीन औलिया भाई नहीं रह पाएंगे, है ना। अब तो भाई एकदम कांटे की टक्कर हो गई, या तो ये रहेंगे दिल्ली में या तो निजामुद्दीन औलिया रहेंगे। अब उन्होंने पत्र वापस करके इसका और खून खौला दिया। फिर इधर निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? अपना दिमाग लगवाया। इधर पुत्र उसका तो होता है जोना खां, ठीक है, उसके पुत्र से दिमाग क्या लगवाया? इसको भड़काया अपने पिता के खिलाफ। और क्या क्या? एक भव्य दिल्ली का भव्य लकड़ी का सुंदर सा महल बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली के अफगानपुर के समीप लकड़ी का भव्य सुंदर सा महल बनवाया। और उस महल के जो वास्तुकार होते हैं अहमद अयाज महल के वास्तुकार, और उसी महल में बुलाता है जोना खां अपने पिता को, पिता से कि आइए पिताजी आपका स्वागत है। और पिताजी से वहीं पर बुलाता है, और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक अंदर जाता है उसी में दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसी को तुगलकाबाद में दफना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। तो चलिए आज सारी चीज़ें हम लिखते हैं, फिर इसको एंड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई? जो भी चीज़ अगर मिस हो गई होगी कोई तो आप ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके दक्षिण अभियानों की बात कर रहे थे हम, तो चलिए दक्षिण अभियान में दक्षिण भारत अभियान। ठीक है, दक्षिण भारत अभियान, गयासुद्दीन तुगलक के दक्षिण भारत अभियानों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप चीज़ें समझ लीजिएगा। तो लिखिएगा इसने दक्षिण भारत पर विजय हेतु अपने पुत्र जोना खां को भेजा। अपने पुत्र जोना खां, यहीं पर लिख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, अपने पुत्र जोना खां को भेजा। ठीक है, यहीं पर लिखिएगा जोना खां को भेजा। अब क्या हुआ? इसने वारंगल और मदुरै को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दिल्ली सल्तनत में मिला दिया या उसका हिस्सा बना दिया, जैसे भी आपको चीज़ें पसंद में आए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने? लिखिएगा किसने? जोना खां ने। इसने वारंगल का नाम बदलकर
क्या रखा, सुल्तानपुर रखा। ठीक है, वारंगल का नाम बदलकर इसने क्या रखा, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर रखा इसका नाम बदलकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। जूना खां की बात यहीं से ख़त्म होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं। आपके मात्र 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले लिया हमने आपका, और लिखनी है आज सारी चीज़ें, तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे आज इन सारी चीज़ों की। चलिए, ये हो गया। चलिए अगला लिखेगा, संपूर्ण संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में, इसी में लिखिएगा गयासुद्दीन तुगलक में या तुगलक वंश में सर्वाधिक राज्य विस्तार, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो तुगलक वंश के। और लिखिएगा सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह, ये दोनों चीज़ें किसके उसमें हुई, तो लिख लीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ये सारी चीज़ें घटित हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली। फिर अब आगे बात करते हैं इसके अंतिम अभियान की, जल्दी से बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आप तुरंत नोट करिएगा फटाक से। ठीक है, हो गई सारी चीज़ें। चलिए फिर इसी में लिखेगा, इसने एक तुगलकाबाद नामक इस शहर की स्थापना की थी, नगर बसाया था, उसी को अपनी राजधानी बनवाया था। तो लिखिएगा अगला पॉइंट इसमें, 1321 या 25 के मध्य गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप एक तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। ठीक है, एक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया। अब बहुत ज़्यादा हाथ दर्द करने लगा है, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करते रहेंगे। तुगलकाबाद नामक शहर के नगर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक में। कब की गई थी, तो तुगलक वंश में। राजधानी किसको बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, तो तुगलकाबाद को। ठीक है, ये चीज़ें आप जल्दी से नोट करिएगा, फिर अगला इसी में लिखते हैं। गयासुद्दीन का अंतिम अभियान, बलबन के पुत्र बुकरा खां के विरुद्ध था। बुकरा खां के विरुद्ध था, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। एक मिनट जरा सा रुकिएगा। चलिए जल्दी से आप ये सारी चीज़ों को नोट करिएगा। चलिए फिर माफ़ी चाहेंगे इस डिस्टरबेंस के लिए, और ये ऐसी कॉल है ना कि इसको हम जो है ना म्यूट कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बुकरा खां के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट
माफ़ी चाहेंगे, 30 सेकंड मुश्किल से। चलिए हम यहाँ पर लिखना अपना जारी रखते हैं। अंतिम अभियान बुगरा खां के विरुद्ध था पश्चिम बंगाल में। लिखिएगा इसने, किसने, इसने का मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने, इसने उड़ीसा, ये उड़ीसा लिखा हुआ है, उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की। ठीक है, इसने उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की। अगला इसी में लिखिएगा उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की। लिखिएगा इसने, यार वो चीज़ हम लिखवाना भूल गए कि बुगरा खां को मार दिया था। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में बुगरा खां को मार दिया था क्योंकि उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया गया था, स्वतंत्र घोषित किया था, उसीलिए इसने उसको मार दिया था। तो चलिए लिखिएगा विजय प्राप्त की। लिखिएगा बंगाल, बंगाल विजय के बाद इसने क्या किया, इसने निजामुद्दीन औलिया के लिए एक संदेश भिजवाया और संदेश में क्या कहा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली छोड़ दें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई ना, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जब वो पश्चिम बंगाल से लौट रहा था तभी उसने ये संदेश भिजवाया था। ठीक है, अब किसके हाथ से भिजवाया था, क्या नाम था उसका, तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नोट हो गया होगा क्योंकि साथ में करिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने इतना लिखने में हमारा ही नुकसान है ना, कितनी सारी इंक हम पता नहीं। चलिए इंक मायने नहीं रखते। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन से कहा, क्या कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, इसमें यह पूछा जाएगा कि यह किसने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने। और किससे कहा, तो गयासुद्दीन तुगलक से। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ना। तो चलिए ठीक, लिखिएगा जोना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए, ठीक है, ये वही चीज़ है, अब लकड़ी का महल बनने जा रहे हैं निजामुद्दीन औलिया और जोना खां के विरुद्ध। निजामुद्दीन औलिया ने षड्यंत्र किया था। निजामुद्दीन औलिया ने जोना खां अपने पिता के स्वागत के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में, दिल्ली के समीप अफगानपुर में एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया। ठीक है, भव्य लकड़ी का महल बनवाया। ठीक है, इस लकड़ी के महल के वास्तुकार लिख लीजिएगा। ठीक है, लकड़ी का महल, और यहाँ पे वास्तुकार लिखिएगा अहमद अयाज। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो लकड़ी का महल ये बनवाया गया था इसके वास्तुकार कौन थे, तो अहमद अयाज। बहुत बड़ा भव्य लकड़ी का महल था। ठीक है, अफगानपुर में दिल्ली का महल बनवाया। और यहीं पर लिखिएगा, फिर अभी यहीं पर इसकी दबकर मृत्यु हो जाएगी और इसको तुगलकाबाद में दफना दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट।
ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, इसी लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिखिएगा, इसे इसी के द्वारा बनाए गए तुगलकाबाद में दफनाया जाता है। ठीक है, दफनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इसको कहाँ दफनाया गया तो तुगलकाबाद में इसको दफनाया गया। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब आगे की सारी चीज़ों की बात इसकी कल करेंगे। काफ़ी चीज़ें इसने अच्छी की थी, जैसे किसानों के विरुद्ध इसने उदारवादी नीति अपनाई। बहुत सारी चीज़ें इसने, जैसे ये पूछा जाएगा कि डाक व्यवस्था का पूर्ण संस्थापक कौन होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक, इसने डाक व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की। उसके बाद किसानों के प्रति इसने उदारवादी नीति अपनाई। बहुत सारी चीज़ें की इसने, जो है पैदावार के हिसाब से इसने क्या किया, लगान वसूलना शुरू किया कि जिस हिसाब से आपकी पैदावार होगी उसी हिसाब से हम आपसे कर लेंगे। बहुत सारे नहर बनवाए, कुएं बनवाए किसानों के लिए। इसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, जैसे इसने विजय मंडल की, दिल्ली के बेगमपुर के पास विजय मंडल की स्थापना की। खिड़की मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था। एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे, उनके लिए इसने खिड़की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो इन सारी चीज़ों की बात कल करेंगे। अब क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही, अच्छी लग रही हैं तो ये करते रहिएगा, अगर नहीं पसंद आ रही तो ये करिएगा और वो लाल वाली बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना है, जब आप ये वाली बटन दबाएंगे तो आपको कई सारे कलर देखने को मिलेंगे, तो आप देखिएगा आपके मोबाइल में ये होता है कि नहीं। तो चलिए फिर कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।